आओ बच्चों, अब हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ जुड़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्लाज्मोडियम की किन्हीं दो जातियों के नाम लिखिए। इसने किसकी जातियां पूछी है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कोई सी भी दो जातियों के इसने नाम पूछे हैं, हमें इसके नाम बताने हैं। अगर प्लाज्मोडियम की जातियों के नाम देखें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में कि इसके द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो देखते हैं बच्चों, मलेरिया का जो रोगजनक है, रोग कारक है, वह क्या माना गया है? प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया का जो रोग कारक होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। और एक प्रकार की क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, जो दो पोषदीय परजीवी है, यानी कि जो है यह एक प्रकार का परजीवी है। और दो परजीवी भी कहाँ है? दो पोषी स्तरों पर अपना क्या करता है? जीवन व्यापन करता है। तो प्रथम परजीवी किसका होता है? यह मानव का, और दूसरा किसका होता है? मादा एनाफिलीज का। इसका अर्थ क्या निकलता है कि यह अपने जीवन काल को दो परपोषियों में पूरा करता है। प्रथम परपोषी होता है इसका मानव, और दूसरा परपोषी कौन सा होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। और इसकी कई सारी प्रजातियां होती है, आपने देखा जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। मलेरिया रोग को फैलाने वाले प्रोटोजोआ की कई सारी प्रजातियां या जातियां उपस्थित होती है। अब इन जातियों के कारण मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो मलेरिया जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, इस पर हम लोग आगे बात करते हैं। देखते हैं, यह मलेरिया जो है यह निम्न प्रकार का होता है। पहले हम बात करें सुदम तृतीयक मलेरिया, यानी कि पहला कौन सा बात करते हैं? तृतीयक मलेरिया, यानी कि सुदम तृतीयक मलेरिया की बात करते हैं। यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। कौन सी प्रजाति के द्वारा होता है ये तृतीयक मलेरिया? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा। इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति अवधि 48 घंटे होती है, यानी कि जो ज्वर है, जो आपके फीवर है, यह प्रत्येक 48 घंटे में पुनरावृत्ति करता है। तो यह इसका मुख्य कारक या रोग कारक कौन है? इसका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरे प्रकार का जो है आपके मलेरिया वह है दुर्दम तृतीयक मलेरिया। ये सुरदम है, ये कौन सा है? दुर्दम है। और यह किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और इसके ज्वर की भी पुनरावृत्ति कितने घंटे के बाद होती है? 48 घंटे के बाद होती है। लेकिन इसके संक्रमण के कारण रुधिर कोशिकाओं में बोम्बोसिस हो जाती है तथा रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एक प्रकार का खतरनाक तथा हानिकारक क्या होता है? आपके रोग कारक माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये रुधिर कोशिकाओं को क्या कर देता है? अवरुद्ध कर देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट मलेरिया का प्रकार है चतुर्थ मलेरिया। यह किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है। और इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति कितने घंटों के बाद होती है? 72 घंटों के बाद इसकी पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। और यह सब सिक्वल मलेरिया भी कहलाता है। कौन सा नाम दिया गया इस मलेरिया को? सब सिक्वल मलेरिया नाम दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि मलेरिया रोग का रोग कारक कौन है? प्लाज्मोडियम। और उसके द्वारा हमने देखा कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिसके द्वारा किस प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न होते हैं। तृतीयक मलेरिया जो होता है, अगर सुदम प्रकार का होगा तो वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा, दुर्दम प्रकार का होगा तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम द्वारा, चतुर्थ मलेरिया होगा तो प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है। ये पूरम नहीं होता, ये फैल्सीफेरम होता है ना, तो फैल्सीफेरम के द्वारा होता है। तो इस तरीके से हमने मलेरिया के प्रकार देखे। और लास्ट प्रकार जो मलेरिया का होता है यह होता है ओवल मलेरिया। कौन सा मलेरिया? ओवेल मलेरिया, क्योंकि यह मलेरिया की ओवेल प्रजाति के द्वारा ही क्या होता है? उत्पन्न होता है। और इसकी जो पुनरावृत्ति होती है वो भी कितने घंटों में देखने को मिलती है? 48 घंटों में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम लोग किसकी बात करते हैं? आपके मलेरिया की, यानी कि प्लाज्मोडियम की बात करते हैं। यह इसके परपोष वो हो गए कि कितने पोषी स्तर में ये अपना जीवन काल व्यतीत करता है। तो प्रथम पोषी स्तर मानव और द्वितीय पोषी स्तर मादा एनाफिलीज होती है। और ये 4 प्रकार के हमने इसके क्या देखे? प्रकार देखे। अब हम लोग बात करते हैं मलेरिया का संक्रमण कैसे होता है।
अब अगर हम आगे चर्चा करेंगे तो मलेरिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण कैसे करता है, तो यह संक्रमण कैसे फैलता है व्यक्तियों में, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, जब संक्रमित मादा एनाफिलिज व्यक्ति को काटती है तो प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट अवस्था है वह व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि जैसे मादा एनाफिलिज ने काटा उसकी लार के द्वारा वह कहाँ चली गई, व्यक्ति के अंदर चली गई, और व्यक्ति के अंदर कौन सी अवस्था गई, स्पोरोजोइट अवस्था चली जाती है। और यह जीवाणुओं का संक्रमण रूप है। शुरू में ही परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। सबसे पहले कहाँ जाते हैं, यह परजीवी यकृत में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, यकृत में पहुँचते हैं। और उसके बाद ये आरबीसी की अगर हम बात करें तो लाल रुधिर कणिकाओं में चले जाते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे, यकृत लीवर में, उसके बाद कहाँ आएंगे, ये आरबीसी में चले जाएंगे और वहाँ आक्रमण करते हैं, जिससे आरबीसी क्या हो जाती है, फट जाती है, और जिससे टॉक्सिन पदार्थ कौन सा, हीमोजोइन निकलता है। कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है, हीमोजोइन। जैसे हीमोजोइन निकलता है व्यक्ति को ठिठुरन लगकर क्या आने लगता है, फीवर आने लगता है। और वही बता रखा है जैसे ही हीमोजोइन निकलता है तो वह ठिठुरन तथा उच्च ज्वर के लिए क्या माना जाता है, उत्तरदायी माना जाता है। तो आपने देखा कि सबसे पहले मादा एनाफिलिज मच्छर ने उसको संक्रमित किया, उसकी लार में जो स्पोरोजोइट वो था पदार्थ वह कहाँ चला गया, यकृत में, और यकृत में जाने के बाद स्पोरोजोइट अवस्था यकृत से कहाँ जाती है, आरबीसी में। आरबीसी में अपनी संख्या में वृद्धि करके वहाँ पर उसमें फट जाती है तथा टॉक्सिन प्रकार का एक हीमोजोइन पदार्थ निकलता है जो उस व्यक्ति को ठिठुरन लगकर उच्च हाई फीवर आने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जब मादा एनाफिलिज किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, वापस किसी संक्रमित व्यक्ति को मादा एनाफिलिज मच्छर काटेगी तो वह परजीवी उसमें मच्छर में, यानी दूसरा परजीवी कौन है, मच्छर है, तो वह परजीवी मच्छर में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाती है। वो अवस्था यहाँ से बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते हैं तथा स्पोरोजोइट बनाते हैं। जैसे वह अवस्था आपके हीमोजोइन वाली अवस्था है, यह जैसे प्रवेश करती है तो वहाँ पर बहुत संख्यात्मक रूप से बढ़ते हैं तथा स्पोरोजोइट आगे जाके क्या बनाते हैं, स्पोरोजोइट। इस प्रकार बने स्पोरोजोइट मादा मच्छर की कहाँ पहुँच जाते हैं, लार ग्रंथि में। जैसे वह व्यक्ति को काटेगा वापस किस में पहुँच जाएंगे, व्यक्ति में पहुँच जाते हैं। और जब यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो स्पोरोजोइट अवस्था उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो दोनों जगह इसने अपने चक्र को चलाया। आधा चक्र इसने मादा एनाफिलिज मच्छर में चलाया और आधा चक्र इसने मानव के अंदर चलाया। इस तरीके से ये दो पोषक स्तरों में अपने इस चक्र को संपन्न करता है और संक्रमण को फैलाता है। जब स्वस्थ व्यक्ति में स्पोरोजोइट अवस्था पहुंच जाती है तो वही देखिए मलेरिया परजीवी अपना जीवन चक्र मनुष्य व मादा एनाफिलिज मच्छर में पूरा करता है। और मनुष्य में परजीवी अलैंगिक अवस्था तथा मादा में कौन सी अवस्था होती है, इसकी मादा में होती है लैंगिक अवस्था। यानी कि अलैंगिक चक्र तो कहाँ चलता है, इसका मनुष्य में चलता है, और मादा एनाफिलिज मच्छर में कौन सा चक्र चलता है, इसका लैंगिक अवस्था या लैंगिक चक्र चलता है। मच्छर को मलेरिया परजीवी का द्वितीयक परपोषी तथा मनुष्य को कौन सा परपोषी मानते हैं, प्राथमिक। तो अलैंगिक चक्र भी कहाँ चल रहा है, मनुष्य में, तो प्राथमिक परपोषी भी कौन हो गया, मनुष्य। द्वितीयक चक्र कहाँ चलता है, मच्छर में, और द्वितीयक परपोषी भी कौन सा हो गया, आपके मच्छर हो गया। हीमोजोइन कणों के रुधिर कोशिकाओं से निकलने पर बुखार के लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे हीमोजोइन कणिका बाहर आई वो आपको क्या आ जाएगा, फीवर आ जाएगा और उसके लक्षण प्रकट होंगे। क्या क्या लक्षण होते हैं वो देखते हैं। इस रोग में रोगी को भूख खत्म हो जाती है यानी कि मर जाती है। रोगी को तीव्र ज्वर चढ़ जाता है, तेज बुखार आने लगती है। रोगी को कब्ज हो जाती है तथा जी मचलने लगता है। रोगी को मुख सूखने लगता है। रोगी के सिर, पेशियों तथा जोड़ों में तीव्र दर्द होने लगता है। ये सारे लक्षण आपको कहाँ दिखाई देते हैं, जो व्यक्ति मलेरिया रोग से संक्रमित हो गया है उसमें सभी लक्षण क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। अब इसका उपचार कैसे किया जाए, तो मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्ष से कुनेन सबसे आरामदायक औषधि है, वह है मलेरिया के उपचार में कुनेन है। एक परंपरागत औषधि भी कहा जाता है और यह रोगी के रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी अवस्थाओं को क्या कर देती, प्रावस्थाओं या अवस्थाओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। और कुनेन से मिलती जुलती कृत्रिम रूप से कई औषधियाँ बनाई गई है जिसे हम बोलते हैं एटिब्रिन, बेसोक्विन, एमक्विन,
मेलोसाइड, मेलुब्रिन, निवाक्विन, रेसोचिन, कामोक्विन, क्लोरोक्विन आदि जो है प्रचलित होती है, जो औषधियों को निर्मित किया गया है। पैल्यूडिन, मेपाक्रिन, पेंटाक्विन, डेराप्रिम, प्राइमाक्विन एवं प्लाज्मोक्विन रोगी के यकृत में उपस्थित प्लाज्मोडियम की प्रवस्थाओं को भी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। ये हमने इससे उपचार देखे कि किन किन औषधियों का इसका उपचार किया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इसका बचाव नियंत्रण कैसे किया जाए। तो बचाव नियंत्रण की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसका वयस्क मच्छरों के लार्वा व प्यूपा को विनाश मलेरिया से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। यानी मलेरिया की जो लार्वा अवस्था है, प्यूपा है, उसको नष्ट कर देना चाहिए। मच्छरदानियों का उपयोग करना चाहिए। मच्छर रोधी क्रीमों का उपयोग करना चाहिए। तालाब व गड्ढों में जल जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो जल जमा होने से वाले स्थानों पर मच्छरों का जनन रोकने हेतु मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। अगर कहीं जल जमा भी हो जाता है तो मच्छरों की जनन क्षमता को रोकने के लिए या जनन क्रिया को रोकने के लिए उसमें क्या मिला देना चाहिए, मिट्टी का तेल मिला देना चाहिए, जिससे मच्छर के लार्वा को खाने वाली एक गैम्बूसिया मछली होती है जिसका पालन करना चाहिए, ताकि मच्छर के लार्वा को खाकर उनको नष्ट कर सके। बतखों को जल में छोड़ देता है तथा यूट्रिकुलेरिया जैसे पादपों को जल में उगाते हैं। तो यूट्रिकुलेरिया नामक पादप का भी जल में उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो, मच्छर के लार्वा पहले ही नष्ट हो जाए और मच्छर का निर्माण ना हो। मच्छर के जनन स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए, जहाँ पे वो जनन क्रिया करते हैं उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। नालियों को जो है सड़कों के किनारे या घरों के बाहर नालियाँ जो बनी होती है उन्हें ढककर रखना चाहिए, उन्हें ओपन नहीं रखना चाहिए। DDT, BSC आदि का प्रयोग मच्छर को नष्ट करने हेतु करना चाहिए, परंतु इन दोनों का प्रयोग भारत में क्या है, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। तो इस तरीके से हमने ये बचाव और नियंत्रण किसके देखे, आपके यह बचाव और नियंत्रण हमने चर्चा करी किसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझने में आ गया हो।